जनवरी 2019 में ब्रिटेन की महंगाई दर 2% से भी कम थी, जो सितंबर 2022 में 10.1% के स्तर पर पहुंच गई। आप इस ग्राफ के जरिए अगर आप देखेंगे बड़ी स्क्रीन पर तो आपको समझ में आएगा कि ब्रिटेन में जो महंगाई है वो कहां से कहां पहुंच गई। देखिए आप, मौजूदा वित्त वर्ष की पहली तिमाही में ब्रिटेन का जीडीपी ग्रोथ रेट 0.7% था, जबकि भारत का जीडीपी ग्रोथ रेट उस समय 13.5% था। अगर आप भारत से इसकी तुलना करेंगे तो हम उनसे कहीं ज्यादा आगे हैं। जीडीपी ग्रोथ रेट में आप सब देख लीजिए 0.2% जीडीपी ग्रोथ रेट है, जो कि बहुत ही बुरी मानी जाएगी। इस साल की शुरुआत में ब्रिटेन में ब्याज की जो दरें हैं, इंटरेस्ट रेट जिसे कहते हैं अंग्रेजी में, 0.2% थे। अब 2.25% के स्तर पर ब्याज दर पहुंच गए हैं। इससे आपको अंदाजा लगेगा कि वहां की जो इकोनॉमी है वो कितनी बुरी स्थिति में है। और आज एक यूएस डॉलर की तुलना में ब्रिटेन के 1 पाउंड की कीमत 1.1% तक कमजोर हो चुकी है। और जो पाउंड है यूके का, वो यूएस डॉलर के मुकाबले बहुत बुरी तरीके से गिर रहा है। यानी ब्रिटेन इस समय बहुत ही बड़े आर्थिक संकट से गुजर रहा है और इसी संकट ने उसे ऋषि सुनक जैसे नेता को प्रधानमंत्री बनाने के लिए मजबूर कर दिया। और इस समय वहां की स्थिति यह है कि कंजर्वेटिव पार्टी के भी जो तमाम बड़े नेता हैं, कोई प्रधानमंत्री की कुर्सी को हाथ नहीं लगाना चाहता, कोई प्रधानमंत्री बनना नहीं चाहता। हमारे देश में बहुत सारे विपक्षी नेताओं ने अब यह कहना शुरू कर दिया है कि जैसे ब्रिटेन ने एक अल्पसंख्यक हिंदू नेता को अपना प्रधानमंत्री बनाना स्वीकार कर लिया, क्या उस तरह से हमारे देश में भी कभी कोई अल्पसंख्यक मुस्लिम प्रधानमंत्री बन पाएगा? क्या हमारे देश में भी कभी कोई विदेशी मूल का नेता प्रधानमंत्री बनेगा? आज इसे लेकर बहुत सारे विपक्षी नेताओं ने ट्वीट किए हैं, बयान दिए हैं, जिनमें कांग्रेस के नेता शशि थरूर के अलावा जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती का भी नाम है। इसके अलावा पी चिदम्बरम ने भी ट्वीट किए हैं और सबका इशारा एक ही तरफ है, एक ही भाषा में ट्वीट हो रहे हैं। शशि थरूर ने लिखा है, भारत के लोगों से पूछा है कि क्या हमारे देश में ऐसा संभव है कि जब इतने बड़े संवैधानिक पद पर कोई अल्पसंख्यक होगा। इसके अलावा महबूबा मुफ्ती ने अपने ट्वीट में लिखा, ऐसे समय में जब ब्रिटेन एक अल्पसंख्यक समुदाय के सदस्य को अपना प्रधानमंत्री बना रहा है, तब हमारा देश अब भी बांटने वाले सीएए और एनआरसी जैसे कानूनों में फंसा हुआ है। हालांकि आज बात सिर्फ इन दो नेताओं की नहीं है। आज हमारे देश के ज्यादातर नेता मोदी के विरोध के चक्कर में, वो मोदी का विरोध करना चाहते हैं और इसके चक्कर में वो अपने ही देश का विरोध करने लगे हैं। और ऋषि सुनक के प्रधानमंत्री बनने के इस एपिसोड में भी हमारे देश के नेता अपने ही देश को, अपने ही भारत को नीचा दिखाने में जुट गए हैं और बता रहे हैं कि देखिए ब्रिटेन के जो लोग हैं कितने खुले दिल वाले हैं, उनकी जो राजनीति है वो कैसे बाहरी लोगों को भी स्वीकार कर लेती है, और हमारे देश के जो लोग हैं वो कितने छोटे दिल वाले हैं। लेकिन आज पूरे देश को कुछ बातें बताना बहुत जरूरी है। पहली बात तो यह कि हमारे देश के बहुत सारे लोग और नेता आज भी गुलामी की मानसिकता से बाहर नहीं निकल पाए हैं। और आज भी हमारे देश में एक धारणा यही है कि पश्चिमी देशों में जो व्हाइट कंट्रीज हैं, यूरोप के जो देश हैं, अगर वहां कुछ भी हो रहा है, उन्होंने कोई भी फैसला लिया है तो वो सही ही होगा। यानी हम गुलामी की मानसिकता के तहत हमेशा उनकी नकल करना चाहते हैं, उनको सही मानते हैं, अपने आप को गलत मानते हैं, और भारत को इससे सीखना चाहिए। आपको याद होगा स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री मोदी ने यह कहा था कि हमें गुलामी की इसी मानसिकता से बाहर निकलना है, जब हमें बात बात पर जो पश्चिमी देश हैं वो सही लगते हैं। अगर पश्चिमी देश सही होते और अगर ये ब्रिटेन सही होता तो कोविड के बाद ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था इतनी चरमराती नहीं। पूरी दुनिया के सामने इन देशों की अर्थव्यवस्था, इन देशों के नेता एक्सपोज हो गए। हकीकत यह है कि आज हमारे देश में लोकतंत्र है। प्रधानमंत्री का चुनाव हमारे यहां लोगों द्वारा ही किया जाता है, जबकि ऋषि सुनक का चुनाव वहां के लोगों ने नहीं किया, ना ही वो चुनावों में जीत कर आए हैं, बल्कि उन्हें वहां एक पार्टी ने, अपनी पार्टी ने चुनकर देश का प्रधानमंत्री बनाया है। हमारे यहां भी यही होता है कि हमारे यहां जो पार्टी बहुमत में आती है वो चुनती है कि किसको प्रधानमंत्री बनाना है। जैसे कांग्रेस पार्टी ने डॉक्टर मनमोहन सिंह को चुना था प्रधानमंत्री बनाने के लिए। लेकिन तब भी हमारे देश में लोकप्रिय जो नेता होता है, लोग उसके नाम पर वोट डालते हैं। हमारे देश में लोकतंत्र है, इलेक्शन है, और आप सिर्फ पश्चिम ने जो किया है, ब्रिटेन ने जो किया है, उसकी कॉपी नहीं कर सकते। दूसरी बात,
ऋषि सुनक इसलिए ब्रिटेन के प्रधानमंत्री नहीं बने हैं क्योंकि वो हिंदू हैं और वो भारतीय मूल के हैं, वहां कोई कोटा सिस्टम नहीं है, बल्कि वो इसलिए ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने हैं क्योंकि उन्होंने वहां वित्त मंत्री रहते हुए अच्छा काम करके दिखाया। आज जब ब्रिटेन के सभी नेता प्रधानमंत्री बनने से इनकार कर चुके हैं, बड़े बड़े नेता, तब उन्हें इस पद की जिम्मेदारी दी गई है। यानी उनके अल्पसंख्यक होने से उन्हें यह जिम्मेदारी नहीं मिली है। ये वोट बैंक की पॉलिटिक्स नहीं है जैसे भारत में होता है। और तीसरी बात यह कि शशि थरूर मोदी विरोध के चक्कर में यह भी भूल गए कि भारत वही देश है जहां डॉक्टर मनमोहन सिंह 10 साल तक प्रधानमंत्री रहे, जो कि सिख धर्म से आते हैं और भारत में सिख धर्म अल्पसंख्यक माना जाता है। तो ऐसा नहीं है कि भारत में अल्पसंख्यक प्रधानमंत्री नहीं हुए, राष्ट्रपति नहीं हुए। आज दुनिया के 8 से ज्यादा देशों के राष्ट्र प्रमुख भारतीय मूल के हैं, जिनमें ब्रिटेन के अलावा मॉरिशस, सिंगापुर, सेशल्स, गुयाना और सूरीनाम के राष्ट्रपतियों का नाम शामिल है। इसके अलावा पुर्तगाल के मौजूदा प्रधानमंत्री भी भारतीय मूल के ही हैं। आज पूरी दुनिया में भारतीय मूल के लोगों की आबादी भारत से बाहर 3 करोड़ से ज्यादा है, जिनमें 200 से ज्यादा प्रभावशाली लोग 15 देशों की सरकारों में बड़े बड़े संवैधानिक पदों पर बैठे हैं और इनमें अमेरिका की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस भी है। यहां बात सिर्फ राजनीति की नहीं है। आज अलग अलग क्षेत्रों की दुनिया की 500 सबसे बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियों में से 58 बड़ी कंपनियों के सीईओज भारतीय मूल के हैं और इन कंपनियों में बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, अल्फाबेट, ट्विटर, माइक्रोसॉफ्ट, IBM, इस तरह की कंपनियां। यानी अगर आप देखेंगे तो आज भारतीय मूल के लोग न सिर्फ बड़े बड़े देशों की सरकारों को चला रहे हैं, बल्कि बड़ी बड़ी कंपनियों का नेतृत्व भी कर रहे हैं। कि दुनिया के 53 देशों के 58 राष्ट्राध्यक्षों ने अमेरिका में, 52 देशों के 57 राष्ट्राध्यक्षों ने ब्रिटेन में, फ्रांस में 40, रशिया में 10, ऑस्ट्रेलिया में 9 और भारत में सिर्फ 3 देशों के राष्ट्राध्यक्षों ने शिक्षा हासिल की है। यानी ज्यादा जो आप देखिए, अमेरिका और ब्रिटेन दुनिया के कम से कम 100 से ज्यादा देशों के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं, या तो वो अमेरिका में पढ़े हैं या ब्रिटेन में पढ़े हैं। ब्रिटेन के कुछ लोग मानते हैं कि ऋषि सुनक बाहर से ब्राउन जरूर हैं, यानी उनका रंग भारतीयों जैसा है, लेकिन वो अंदर से अंग्रेजों की तरह है और वो असल में एक ब्रिट है, ना कि भारतीय। और उन्होंने ये कहा जाता है, वहां पर जो ब्रिटेन के होते हैं उन्हें ब्रिट कहा जाता है और लोगों का वहां ये कहना है कि वो भारतीय से ज्यादा एक ब्रिट है। हालांकि इसके बावजूद ब्रिटेन की कमान ऋषि सुनक को मिलने से आज सबसे ज्यादा खुश भारत के लोग ही हैं। ऋषि सुनक भारतीय मूल के जरूर हैं, लेकिन उनका और उनके माता पिता का जन्म भारत में नहीं हुआ था, बल्कि वो पहले अफ्रीकी देश केनिया में रहते थे और बाद में वहां से ब्रिटेन आए। असल में ऋषि सुनक के दादा और दादी अविभाजित भारत के संयुक्त पंजाब में रहते थे। यह आजादी से पहले की बात है, जब एक ही भारत हुआ करता था, जिसकी वजह से उन्हें भारतीय मूल का अभी कहा जा रहा है। और यह बात है 1930 के आसपास की। उस समय संयुक्त पंजाब में गुजरांवाला नाम का एक गांव था, जहां रामदास सुनक का परिवार रहता था और रामदास सुनक ऋषि सुनक के दादा थे और यह गांव आज पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में है। वर्ष 1935 में रामदास सुनक की केनिया में एक क्लर्क की नौकरी लग गई और इसके बाद वो गुजरांवाला से केनिया चले गए और उनकी पत्नी, जिनका नाम था सुहाग रानी सुनक, और उनकी मां गुजरांवाला से दिल्ली आ गए। इसके 2 साल बाद यानी 1937 में उनकी पत्नी और परिवार के बाकी सदस्य भी केनिया शिफ्ट हो गए और इसके बाद कई वर्षों तक ऋषि सुनक के दादा और दादी केनिया में रहे। उनके दादा की कुल 6 संतान थी, जिनमें से 3 बेटे थे, 3 बेटियां। और ऋषि सुनक के पिता यशवीर सुनक भी उन्हीं में से एक थे, जिनका जन्म वर्ष 1949 में केनिया की राजधानी नैरोबी में हुआ और वो वर्ष 1966 में पहली बार मेडिसिन की पढ़ाई करने के लिए इंग्लैंड चले गए। और इसके अलावा ऋषि सुनक के जो नाना और नानी हैं, वो भी अविभाजित भारत के संयुक्त पंजाब में थे, लेकिन बाद में उनके नाना रघुबीर बैरी को तंजानिया में एक रेलवे इंजीनियर के पद पर नौकरी मिल गई और उनका परिवार भी आजादी से पहले ही भारत छोड़कर तंजानिया शिफ्ट हो गया। बड़ी बात यह है कि बाद में ऋषि सुनक की नानी इंग्लैंड जाना चाहती थी और इसके लिए उन्होंने अपनी शादी के सारे गहने भी बेच दिए थे और फिर वो इंग्लैंड चली गई। इसके बाद में उनकी बेटी, जिनका नाम था उषा, उनकी मुलाकात 1972 में ऋषि सुनक के पिता यशवीर सुनक से हुई और वर्ष 1977 में दोनों का विवाह हुआ और इसके 3 साल बाद 1980 में इंग्लैंड के साउथहैम्पटन में ऋषि सुनक का जन्म हुआ। आज ऋषि सुनक और उनकी पत्नी अक्षता मूर्ति के पास लगभग 7,000 करोड़ रुपए की संपत्ति है,
जबकि ब्रिटेन के महाराजा किंग चार्ल्स III और उनकी पत्नी कैमिला के पास 3,314 करोड़ रुपए की संपत्ति है। आप कह सकते हैं कि ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री ब्रिटेन के राजा से, उनकी रॉयल फैमिली से भी ज्यादा अमीर हैं। इसी साल मई 2022 में ब्रिटेन के 250 सबसे अमीर कपल्स की एक सूची जारी हुई, जिसमें ऋषि सुनक और उनकी पत्नी को 222वां स्थान मिला था। आज आप सबको वो भाषण जरूर याद करना चाहिए। उन्होंने कहा था, अगर आज भारत जैसे देश को आजादी दे दी जाती है तो इससे इस देश की सत्ता ऐसे लोगों के हाथों में चली जाएगी जो पापी, बदमाश और लुटेरे होंगे। भारत के नेताओं के पास शासन करने की क्षमता नहीं है और वो किसी भूसे के समान होंगे। ये तमाम नेता मीठी जुबान और मूर्ख दिल वाले होंगे जो सत्ता के लिए आपस में लड़ेंगे और इस झगड़े में एक दिन भारत पूरी तरह समाप्त हो जाएगा। और इसके बाद एक दिन ऐसा आएगा जब भारत में हवा और पानी पर भी टैक्स लगेगा। अब सोचिए, आजादी के 75 वर्षों के बाद समय का जो चक्र है उसने स्थिति को बिल्कुल पलट दिया है। आज ब्रिटेन की वो नौबत आ गई है कि वहां हवा और पानी पर भी टैक्स लगाने की नौबत है। इतनी राजनीतिक अस्थिरता है। चर्चिल ने जो भारत के लिए बात सोची थी, जो भारत के लिए उन्होंने कल्पना की थी, वो आज उनके अपने देश पर सही साबित हो रही है। आप कह सकते हैं कि मौजूदा समय में दिवाली का त्योहार भारत के लिए सबसे बड़ी सॉफ्ट पावर बन चुका है, जैसे क्रिसमस का त्योहार पश्चिमी देशों के लिए उनकी सॉफ्ट पावर रहा है। आज भारत समेत दुनिया के 160 देशों में क्रिसमस के त्योहार पर राष्ट्रीय अवकाश होता है। इनमें इजिप्ट, जॉर्डन और सीरिया जैसे देश हैं जो खुद को इस्लामिक राष्ट्र भी कहते हैं। असल में जब कोई त्योहार ग्लोबल बन जाता है तो वो ना सिर्फ अपने राष्ट्रीय सांस्कृतिक महत्व को दुनिया तक पहुंचाता है, बल्कि उस देश की ऐतिहासिक पहचान का भी विस्तार करता है, जैसे कि अब तक पश्चिमी देश करते आए हैं। उदाहरण के लिए आप में से बहुत सारे लोग हर साल 14 फरवरी को वैलेंटाइंस डे मनाते होंगे, लेकिन क्या आप वैलेंटाइंस डे मनाते समय ये कभी सोचते हैं कि ये एक रोमन फेस्टिवल है जिसकी शुरुआत 5वीं शताब्दी में हुई थी? कि दिवाली पर दिल्ली वाले क्या कर रहे थे। एक नई जानकारी बड़ी दिलचस्प सामने आई है। वो ये है कि दिल्ली में 35 लाख रुपए की जो शराब है वो दिवाली के मौके पर बेची गई है। दिल्ली में 2 दिनों में 35 लाख रुपए की बोतल, 35 लाख बोतल शराब बेची गई। रविवार को 20 लाख बोतल और शनिवार को 15 लाख बोतल्स शराब बिकी। आमतौर पर दिल्ली में हर रोज 11 लाख बोतल्स शराब की बिकती हैं, लेकिन दिवाली के मौके पर दिल्ली में 70% ज्यादा इस बार शराब बिकी है। इसी तरीके से इस बार हमारे देश में धनतेरस पर ज्वेलरी की जो सेल है उसने भी रिकॉर्ड नया बना दिया है। धनतेरस पर लगभग 25,000 करोड़ रुपए की ज्वेलरी खरीदी गई है। इसके साथ ही 20,000 करोड़ के अन्य सामान जैसे गाड़ियां, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, फर्नीचर और दूसरी चीजें बिकी हैं। कुल मिलाकर धनतेरस पर करीब 45,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का कारोबार हुआ है। ये लोग जिस चीज के हकदार है, ये रिस्पेक्ट इन लोगों को मिलनी चाहिए और मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं कि मैं अपनी लाइफ में उनको रिस्पेक्ट दूंगा, तन से, मन से और धन से। थैंक यू सर, और इस प्रोग्राम के लिए हेड्स ऑफ यू। हर एक व्यक्ति एक नया विचार है और हर किसी के अंदर जिस चीज को लेके रुचि है उस चीज में ही उसे कार्य करना चाहिए। मेरा स्वाभिमान ये बहुत अच्छा है, इसमें गरीबों को बहुत मान सम्मान मिलेगा। आगे जाके ये पूरी क्रांति पूरे देश में लोगों को समझ आएगा, लोगों के अंदर एक भावना आएगी। मेरा स्वाभिमान जो मुहिम है वो चला के रखे हैं, इससे गरीब को बहुत फ़ायदा हो रहा है, गरीब को अपना स्वाभिमान मिल रहा है और गरीब को समाज में इज्जत मिल रही है। उन लोगों की स्वाभिमान की कहानी हमारे तक पहुंच रही है जिससे हमें बहुत ही प्रेरणा मिल रही है। वास्तव में प्रत्येक क्षेत्र में व्यक्ति को स्वाभिमान रखना जरूरी है और उसी स्वाभिमान को आपने एक सच्चे अर्थों में ब्लैक एंड व्हाइट माध्यम शो के माध्यम से हमारे तक पहुंचाया है। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हर लोगों का कुछ न कुछ सम्मान देना चाहिए, इसलिए उसका स्वाभिमान रहता है, अच्छा रहता है। उसको हार्डली उसको थोड़ा अच्छा लगता है कि मेरे को मतलब अच्छा रिस्पेक्ट मिल रहा है। मैं सब लोगों को वही बोल रहा हूँ कि कोई लोग छोटे या बड़े नहीं है, पर उसको सम्मान देना चाहिए।